ये जी हमारा एक बहुत ही एलैबोरेटिव और इसमें मल्टीपल टाइम्स हमने एक-एक टॉपिक को बार-बार रिवाइज़ भी किया, पूरा याद करवाया। आपके लिए बहुत अच्छा एक अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है लेके आए हैं सेशन पूरा का पूरा रियूमेटोलॉजी पूरी हमने स्टेप टू सीखे की, फाइनल ईयर की, 4th ईयर की, 3rd ईयर की, इंटीग्रेटिव मॉड्यूलर हर तरह की रियूमेटोलॉजी हमने आपको पूरी की पूरी डिटेल में सारी पढ़ा दी है। ओके जी, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम है, ट्रॉमा फ्रैक्चर स्प्रेन के बाद सर्जरी वगैरह के बाद क्या होता है कि कहीं में जिसके सीवियर रीजनल डर्माटोमल बर्निंग सेंसेशन होती है, एडिमा उस इलाका का विजुमोटर चेंजेस हो जाती है, आर्टरी की टेम्परेचर वगैरह आने लग जाता है, ट्रॉफिक हेयर चेंज ये ऑटोनोमिक ज़्यादातर इसके साइन जो आना शुरू हो जाते हैं, प्राइमरीली वेन बेस्ड ऑन पेन के फीचर्स। एक्सरे अगर आप करवाओगे तो पैची डीमिनरलाइजेशन आपको मिलेगा उस एरिया के जहाँ पे आपने सर्जरी की है, बोन सेंटीग्राफी कराओगे तो इंक्रीज अपटेक इन अफेक्टेड लिंब, जो लिंब में कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन है उसके अंदर आपको अपटेक ज़्यादा जिनके बोन टर्नओवर भी ज़्यादा मिलेगा, यानी कि उसके अंदर इसने जो है इन्फ्लेमेटरी चेंजेस कर दिए हैं, इन्फ्लेमेशन चला रहे हैं उस रीजन के अंदर, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम इसका नाम है। फिजिकल ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्सरसाइज जो मेडिकेशन एंसाइज और एंटी न्यूरोपैथिक मेडिकेशन प्रीगैबल और टीसीएस वगैरह देते हैं। ठीक है जी, फाइब्रोमियल्जिया का याद रख लें। फाइब्रोमियल्जिया सब क्लिनिकल किसी बंदे को डिप्रेशन या मूड उसका थोड़ा लो रहता है या उसको अर्ली मॉर्निंग फ्रेशनेस नहीं होती और उसके साथ उसको जो है ना माइग्रेटरी पेन है, उसके टेंडर पॉइंट्स हैं। अब इन्होंने जो है पहले उसके टेंडर पॉइंट्स लिखे होते थे थोड़ी जगह पे, अब इन्होंने जो है वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स स्केल बना रखा है 0 से 19। हर एक जगह का हर एक पॉइंट का एक स्कोर है। नेक के बाद जॉ का लेफ्ट जॉ राइट जॉ 3 स्कोर, शोल्डर लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, अपर आर्म लेफ्ट राइट एक स्कोर, लोअर आर्म अपर राइट लेफ्ट एक स्कोर, चेस्ट एब्डोमेन अपर बैक लोअर बैक एक स्कोर, हिप का 2 हिप्स हैं तो 2 स्कोर, अपर लेग 2 स्कोर, लोअर लेग 2 स्कोर। ठीक है, ये सारे 19 स्कोर होते हैं। इसमें वाइड स्प्रेड पेन इंडेक्स, इसमें जो जगह पे पेन होती है और ये माइग्रेटरी पेन होती है, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे कभी वहाँ पे कभी यहाँ पे, और इसमें ज़्यादातर जो है जो टेंडर पॉइंट्स है वो ट्रेपेजियस के हैं, लेटरल एपिकोंडाइल के हैं ये वाले, और उसके बाद कोस्टोकोंडल जंक्शन जो चेस्ट के ऊपर है, ग्रेटर टोपेंटर है, इन सारी जगहों पे पेन इसको ज़्यादा महसूस होती है और ये आगे पीछे माइग्रेट भी होती थी, कभी इस जगह पर कभी उस जगह पे। तो पेशेंट एजुकेशन अबाउट फाइब्रोमियल्जिया कि उसको समझाएंगे कि आप ठीक हो जाएंगे, ये बिनाइन कंडीशन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे सर्जरी की जरूरत हो या आप क्रोनिकली डिब्रेटेड नहीं होने वाले। एरोबिक एक्सरसाइज करवाओ उसको, वाटर थेरेपी वार्म वाटर में वो बैठे, उसके अलावा जो है स्विमिंग वगैरह करे, एरोबिक एक्सरसाइज करवाए, स्लीप हाइजीन बेहतर करवाए क्योंकि उससे उसकी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी। अगर उससे भी वो ट्रीट इन सारी चीज़ों से नहीं होता तो फिर आप सेकंड विजिट के ऊपर उसको आप टीसीए और डिलॉक्सिडिन वगैरह शुरू करवा सकते हैं। सिम्टोमेटिक सेवेरिटी स्केल में ये होता है कि ये 4 जो इंडेक्स हैं इसमें माइल्ड मॉडरेट सीवियर उसके अंदर इसमें आपको करना है कि अगर 0 है तो फटीग अगर 0 रह रही है तो 0 है, मतलब कि नॉर्मल है ये बंदा, 1 है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 2 है तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, 3 है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है जी, वॉकिंग वेकिंग अनफ्रेश्ड कॉग्निटिव सिम्टम और सोमैटिक सिम्टम्स में उसका भी इसी तरह करना। पोलियोमायोसाइटिस जो है ये असल में मायोसाइट्स की इन्फ्लेमेशन है, उसके अंदर लिम्फोसाइट्स इन्फिल्ट्रेट होते हैं और बायोप्सी के ऊपर आपको वहाँ पे मिलता है इन्फिल्ट्रेट, मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट मिलते हैं और सराउंडिंग नेक्रोटिक एंड रीजनरेटिंग मसल मिलता है और ये सारे मसल में होता है। लेकिन खासतौर पर जो पोलियोमायोसाइटिस के जो मसल हैं उसमें प्रॉक्सिमल मायोपैथी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे फुलक्रम का जो इफेक्ट है वो कम होता है, क्योंकि डिस्टल साइड से लेके जो उसका ओरिजिन है जिसके ऊपर इसने मसल ने काम करना होता है वहाँ पे फुलक्रम यानी कि जॉइंट से आगे इसका थोड़ी जगह होती है जिसके ऊपर इसको जोर लगाना मुश्किल होता है, तो फिर वो वाले मसल जो है वो ज़्यादा उसके अंदर साइंस प्रोमिनेंट आते हैं। ऐसे ही जैसे आपने दरवाज़ा खोलना और अगर आप दूर से दरवाज़ा खोलेंगे तो आसानी से खुल जाएगा और अगर आप जॉइंट से जहाँ पे कब्जे लगे उसके करीब से खोलना चाहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। यही मसला है कि इसको प्रॉक्सिमल मायोपैथी होती है। पीएसआर इसमें रेज होता है, एएनए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन है वो बेसिकली है तो उसकी एंटी सेंट्रोमियर प्रोटीन, एंटी सिंथेटेज या एंटी हेलिकेज प्रोटीन्स हैं, एंटी जो 1 और ये साइड, तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, इसलिए एएनए पॉजिटिव होता है इसके अंदर जो है। और डर्मेटोमायोसाइटिस से इसकी रिजेम्बलेंस है सिवाय इसके कि उसके अंदर स्किन मैनिफेस्टेशन नहीं होती। डर्मेटोमायोसाइटिस में ये हेलियोट्रोप रैश और गटरॉन पप्यूल्स जो है वो जो स्किन के ऊपर और यहाँ पे जो एल्बोज और नीज के ऊपर आपको छोटे छोटे पप्यूल्स मिलते हैं, वो मैं पीछे आपको उसकी पिक्चर दिखा चुका हूँ। हेलियोट्रोप साइन जो है वो यहाँ पे भी देख लें, और चेस्ट एंड लेटर नेक के ऊपर भी अगर इसी तरह का रैश हो तो वो शॉल साइन उसको कहते हैं।
इसके अंदर भी क्रेटिन फास्फोकाइनेज जो मसल का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है बड़ा होता है, एंटी सिंथेटिक एंटीबॉडी, एंटी हेलिकेज एंटीबॉडी भी बड़ी होती है। इसकी एसोसिएशन मैलिग्नेंसीज के साथ भी, ओवेरियन कैंसर, लंग कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, स्टमक कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के साथ। डर्मेटोमायोसाइटिस में अपर लोअर एक्सट्रीमिटी के प्रॉक्सिमल मसल इन्वॉल्व होते हैं, ग्लूट्रॉन कार्बोहाइड्रेट रैश होता है, पढ़ा चुका हूँ। इंटरस्टेशियल डिस्फेजिया, मायोकार्डाइटिस, ये डर्मेटोमायोसाइटिस के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि मसल की डिजीज है तो डिस्फेजिया और मायोकार्डाइटिस वो भी मसल ही है, ऑलमोस्ट मॉडिफाइड फॉर्म है स्ट्राइटेड मसल की, लेकिन वो भी मसल ही है। क्रेटिन फास्फोकाइनेज एटोवेज और एडीएच बड़ा होता है, एंटी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन और एंटी जो1 और एंटी एमआई2। डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी बायोप्सी करवाएंगे तो इसके अंदर आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रोमायोग्राफी का मतलब है कि यहाँ पे एक पिन लगाएं, यहाँ पे एक पिन लगाएं, यहाँ पे करंट दें मसल को, अगर मसल कंट्रैक्ट करे और ट्विचिंग अच्छी है और बार बार उसको करंट देने से वो सही नॉर्मल रिस्पॉन्ड कर रहा है तो नॉर्मल है, अगर नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो मायोपैथी है, कोई ना कोई मसल का प्रॉब्लम है। बायोप्सी करेंगे स्किन और मसल की दोनों की करेंगे तो आपको डर्मेटोमायोसाइटिस में स्किन के अंदर भी इन्फिल्ट्रेट मिलते हैं और सराउंडिंग टिश्यू डैमेज और वो सारी चीजें मिलती हैं, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है। हाई डोज ग्लूकोस्टेरॉइड प्लस ग्लूकोकॉर्टिकोस्पेरिंग एजेंट जैसे डीमार्ड्स होते हैं, एज़ाथायोप्रिन वगैरह, डिफ्लोनामाइड वगैरह, वो सारी चीजें देते हैं। और इन सारी मैलिग्नेंसी के लिए आपने स्क्रीन भी उसके साथ उसको करना है डर्मेटोमायोसाइटिस में। मायोटोनिक डिस्फंक्शन सीटीजी से याद रखते हैं, सीटीजी का रिपीट एक्सपेंशन एब्डोमेन डिजीज है और इसमें कैटरेक्ट आता है, टोपे आता है, वेन पैटर्न बालनेस और वर्टिकल एट्रोफी आती है, ठीक है। तो एरिथमियाज और कैटरेक्ट्स और एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस और अच्छा स्लीपीनेस वगैरह, इसकी तीनों मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। जब बहुत छोटे बच्चों में कॉग्निशन और बिहेवियर प्रॉब्लम्स के साथ आता है और यंग लोगों में चाइल्डहुड में कॉग्निशन बिहेवियर प्रॉब्लम के साथ उसके भी आता है। बहुत छोटे बच्चों में ये जो है ना, ये हाइपोटोनिया आर्थ्रोग्राइपोसिस के साथ आता है, आर्थ्रोग्राइपोसिस, ठीक है। उसके बाद मायोटोनिया, प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस, अडल्ट में जेनेटिक टेस्टिंग करवाएं और इसके सिम्प्टोमेटिक केयर करें। उसके बाद भी हमारे पास है पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। मैस्थेनिया ग्रेविस जो है वो पैरालिसिस ऐसा होता है कि वो उसके अंदर जो है जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर का को ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है। तो उसके साथ ये होता है कि सुबह से काम करना आप शुरू करें तो रात में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपसे खाना चबाते चबाते आप थक जाते हैं, आंखें जो है टॉसिस शाम में आ जाता है और ये सारी चीज़ें बल्बर साइंस उसको आते हैं। तो डिस्फेजिया आधे साथ शाम के टाइम पे ज़्यादातर एग्रेवेट होता है। तो इसकी ट्रीटमेंट किया गया, टेंसिलॉन टेस्ट पहले इसको करते हैं, हाइड्रोफोनिक चरण टेस्ट देते हैं, उससे डायग्नोज कर देते हैं। फिर उसके बाद हम जो है इसको ऑर्गेनोफॉस्फेट में से कोई ना कोई एक आध ड्रग जो है उसके ऊपर लगा देते हैं और फिर काम चलता रहता है। लैम्बर्ट सिंड्रोम उसी का एक वेरिएंट है कि इसमें प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल जो है वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है उसकी ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इसमें प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन, ड्राई माउथ वगैरह, अक्रेनल नर्व्स, टॉसिस वगैरह ये रहता है। इसमें जो है डिफरेंस में हॉलमार्क्स है, आपने याद रखना है कि जो लैम्बर्ट है उसमें डीप टाइमिंग रिफ्लेक्सेस जो है वो एब्सेंट होते हैं, क्योंकि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो पा रहा, तो वो पूरा रिफ्लेक्स ही तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसमें रिसेप्टर कम है लेकिन कुछ रिसेप्टर इतने मौजूद हैं कि रेनशॉ सेल्स वाले जो है वो रिले करके लेमिना 8 से लेमिना 9 के थ्रू आके रिफ्लेक्स आर्क कम हो जाती है। डर्मेटोमायोसाइटिस और पोलीमायोसाइटिस में मसल फाइबर की इंजरी है, इसमें प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होती है, इंटरस्टेशियल लंग डिजीज, रिनॉल्ड फिनोमेना, स्किन फाइनिंग गट्रोन पेपियोल डर्मेटोमायोसाइटिस में इसमें आपको मिलता है। ये सारी जो है ये न्यूरो के रिलेटेड सारा प्रॉब्लम है कि हम न्यूरो में बार ये पिक्चर आती है, हम न्यूरो में पार्ट में, ठीक है जी। जाइंट सेल आर्थराइटिस, टेम्पोरल सेल का जाइंट सेल आर्थराइटिस का ये होता है कि लार्ज वेसल का ये आर्थराइटिस है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन वेस्कुलाइटिस होना शुरू हो जाता है और जाके क्लॉडिकेशन होना शुरू हो जाता है, हेडेक रहना शुरू हो जाती है, वेसल जो है वो आपको वार्म टेंडर महसूस होना शुरू हो जाती है। तो फिर आप क्या करते हो, अगर आपको ये सब ये वाला साइन और हेडेक रहना और ऑप्थेल्मिक आर्टरी का कोई ना कोई साइन जो आंखों में पेन का ऐसी कोई चीज़ महसूस हो, आप पहले उसकी फौरन एक्सपीडाइट करो बायोप्सी, साथ उसको हाई डोज स्टेरॉइड यानी कि 40 to 60 मिलीग्राम पर डे उसको स्टेरॉइड शुरू करवा दो और फिर उसका जो है वो ट्रीटमेंट उस तरह जारी रहेगा। इसमें ये साथ बहुत ज़्यादा रेज होता है, ठीक है जी। हेडेक, जा क्लॉडिकेशन, पोलीमाइल्जिया मैटिका के साथ एसोसिएटेड आएगी, ठीक है। डिफरेंशियल स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल डायग्नोसिस का ये आप क्लॉडिकेशन के साथ चीज़ें बता रहे हैं। ट्रांजिट इस्केमिक अटैक में टाइगो हेयरिंग लॉस भी उसमें हो सकती है, क्योंकि वेस्कुलाइटिस है ना ब्रेन का, तो उसमें कहीं वेसल कंस्ट्रिक्शन और इस तरह के एमेरोसिस फोकस ये होता है कि विजुअल फील्ड का ट्रांजिट लॉस हो जाता है, उसके बाद वो वापस आ जाती है, तो वो पेरिफेरल आर्टरी आर्थराइटिस में होता है इसको। और एंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी वो भी ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन है इसकी, इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, क्योंकि एक्चुअल में आर्टरी इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरोपैथी करवा देता है। तो इसमें नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया और रिनोक्रोनिक डिजीज वाला आता है, ये साथ सीआरपी रेज्ड है, टेम्पोरल आर्टरी की वापसी करवाओ, लो डोज स्टेरॉइड से
अगर पीएमआर है सिर्फ तो लो डोज ग्लूकोज 1 to 20 मिलीग्राम 10 to 20 मिलीग्राम डेली से काम चल जाएगा। उसको वो अब्रप्टली ड्रग चैलेंज टेस्ट इसको कहते हैं कि वो फौरन रिस्पॉन्ड करेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर आपका डायग्नोसिस गलत है। जायंट सेल आर्थराइटिस है तो फिर आपने इंडिविजुअल को हाई डोज 40 to 60 मिलीग्राम पर डे देना है। और विजन अगर लॉस होगी तो प्लस हाई डोज आईवी ग्लूकोकार्टिकॉइड मेथाइलप्रेडनिसोल 1000 मिलीग्राम डेली फॉर 3 days फॉलोड बाय इंटरमीडिएट टू लो टू हाई डोज। अगर अगर आंख इन्वॉल्व होगी तो फिर आपने 1000 मिलीग्राम फॉरन देना। पोलीमाइल्जिया रोमैटिका क्या डिजीज है? ये उसी तरह डिजीज है जैसे टेम्पोरल जायंट सेल आर्थराइटिस होता है, लेकिन इसमें यह है कि ESR-CRP रेज्ड है और इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो जायंट सेल आर्थराइटिस है। रैपिड ऑनसेट स्टिफनेस इन शोल्डर एंड हिप। अच्छा, इसमें अपर प्रॉक्सिमल गर्डर और लोअर प्रॉक्सिमल गर्डर में स्टिफनेस रहना शुरू हो जाती है और साथ में ESR-CRP भी रेज्ड है। फाइब्रोमाइल्जिया इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, उसमें ESR-CRP रेज नहीं होता और इसको जो है ओरल लो डोज ग्लूकोस्टेरॉइड से ये बहुत अब्रप्टली रिस्पॉन्ड करता है उसको, ठीक है। पोलीमाइल्जिया रोमैटिका पढ़ा चुका हूँ सारा, ये देखेंगे ESR 40 मिलीमीटर पर आवर से ज़्यादा और समटाइम 100 भी से भी ज़्यादा हो सकता है। CRP ज़्यादातर अनीमिया होता है, 20% कैन हैव नॉर्मल स्टेडी, ठीक है जी। उसके बाद ये टाकायासु आर्थराइटिस है, इसमें पल्सलेस डिजीज भी इसको कहते हैं। इसमें मीडियम साइज वेसल जो है इन्वॉल्व होती है, जैसे करोटिड वेसल हो जाती है, सबक्लेवियन वेसल हो जाएगी, तो उसके वेस्कुलाइटिस की वजह से यहाँ पे पल्स गायब हो जाएगी। और इन सारी चीज़ों में आपने आर्टीरियो ऑक्लूसिव डिजीज और फीवर, वेट लॉस, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स सारे आते हैं इसमें। आर्थराइटिस में जो ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड प्रेशर की डिस्क्रिपेंसी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलाइटिस है तो ये वाली ब्लॉक होगी, तो इस साइड में ब्लड प्रेशर और किस्म का आएगा, इस साइड और आएगा। पल्सेस डेफिसिट मिलेगा, आर्टरी की ब्रूइंग मिलेगी, ESR-CRP रेज है। चेस्ट एक्सरे अगर करवाएंगे तो एओर्टा डायलेटेड होगा, मीडियास्टिनम वाइडनिंग होगी, CT-MRI करेंगे वॉल थिकनिंग और नैरोइंग और ल्यूमन आर्टरी उसकी आपको वॉल की थिकनिंग और ल्यूमन नैरो, इसको भी सिस्टमिक ग्लूकोज स्टेरॉइड जिसमें आपने देने हैं। ये सारे डायग्नोसिस। फाइब्रोमाइल्जिया इसमें ESR-CRP नहीं होगा, टेंडर पॉइंट्स होंगे ट्रेपेजॉइड वाले और बैक वाले, लोअर बैक ये, लेकिन ये वाले एल्बो वाले। पोलीमाइसाइटिस में प्रॉक्सिमल मायोपैथी और उसमें सीपेकी और एडोलिस और वो सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। पोलीमाइल्जिया रोमैटिका में ESR-CRP रेज होता है, साथ में टेंडर पॉइंट्स भी होते हैं, प्रॉक्सिमल हिपो शोल्डर गैलरी के टाइप स्टैंडर्ड रहते हैं और ये लो डोज स्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड करता है। पोलीमाइसाइटिस भी जो है वो ऑटोमिन, तो उसमें भी आपने स्टेरॉइड भी देने हैं और साथ में उसके लिए आपने बाकी गटरोन का प्यूर और उसकी पानी वगैरह रोल आउट करके आपने कैंसर के लिए स्क्रीन करना है। इसके अंदर आपने फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर आपने फर्स्ट लाइन में आपने आंसर्स और एक्सरसाइजेज और वाटर बाथ वगैरह जो है ना, हॉट वाटर बाथ वगैरह ये सब चीज़ें देनी है। और उसके साथ अगर आप नहीं कर सकते तो आपने जो है TCS, अगर उस पर भी नहीं रिस्पॉन्ड करता तो फिर आपने TCS और डेलॉक्सिन उसको डाल देना है। पेजेंट डिजीज ऑफ बोन ये है कि कहीं आपको ऑस्टियोपेट्रोसिस मिल जाएगा, कहीं ऑस्टियोपोरोसिस मिल जाएगा। जहाँ पे पेट्रोसिस पोरोसिस मिक्स होता है तो पेशेंट आपके साथ ओल्ड एज वाला जो होगा या वो हेयरिंग लॉस के साथ ऑटोस्क्लेरोसिस के साथ प्रेजेंट करेगा। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, कॉक्लिया भी वो हो जाएगा, ऐसा ऐसा स्क्लेरोज हो जाएगा और कॉक्लिया और बैलेंस का प्रॉब्लम्स और इस तरह की चीज़ों के साथ। और जॉइंट में जहाँ जहाँ ऑस्टियोपेट्रोसिस और उसकी थिकनिंग होती चली जा रही है वहाँ के साइन, न्यूरोलॉजिकल साइन, नर्व इंट्रैप हो जाएगी, कहीं रेडिकुलोपैथी हो जाएगी, कहीं जो है लोअर लिम्ब में उसी तरह ही जॉइंट की बोन की थिकनिंग होने की वजह से जो है एसिटाबुलर जॉइंट और सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आती चली जाती है। देखिए मिक्स फेज है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी मिक्स है, ऑस्टियोब्लास्ट डोमिनेंट है तो ऑस्टियोलिटिक लीन आ जाएगा, अगर जो है ऑस्टियोब्लास्टिक डोमिनेंट है तो ऑस्टियोलिटिक लीन आ जाएगा। और इसके अंदर आपको बोइंग फ्रैक्चर्स और आर्थराइटिस और एडजेसेंट जॉइंट मिलेगा। स्कल के अंदर हेडेक और हियरिंग लॉस मिलेगी। हेडेक इस वजह से हो रही है क्योंकि उसका जो है ना इंटरनल आउटर टेबल जो है बहुत ही ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। स्पाइन के अंदर आपको स्टिनोसिस वगैरह, अल्कलाइन फॉस्फेटेज इसमें रेज होगा। बाकी जो बोन का टर्नओवर ज़्यादा है तो इसमें PINP और यूरिन हाइड्रोक्सीप्राइड, ये जो सारे हैं ना ये कोलेजन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं। ये आपको बोन के ट्यूमर मार्कर्स है, बोन के टर्नओवर के मार्कर्स हैं, ये आपको ज़्यादा मिलेंगे। कैल्शियम और फास्फोरस जो नॉर्मली यूजुअली नॉर्मल होते हैं। ऑस्टियोलिटिक मिक्सलिन किसी तरह के स्क्लेरोटिक लीन में मिल सकते हैं। और बोन स्कैन अगर आप करवाओगे तो जिस जगह पे ऑस्टियोप्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा है, बोन टर्नओवर ज़्यादा है, तो इसलिए अपटेक इंक्रीज मिलेगा। इसके अंदर आपने बिस्फॉस्फोनेट्स की ड्रग ऑफ चॉइस है, पहले आपको बताया था कि बिस्फॉस्फोनेट्स को हम क्यों इसमें यूज़ करते हैं, फर्स्ट लाइन की ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अंदर ही जो है एक और एवास्कुलर नेक्रोसिस है, उसके कॉजेज क्या हैं? एवास्कुलर नेक्रोसिस के स्टेरॉइड अब्यूज, अगर कोई स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है, अल्कोहल यूज़ कर रहा है, SLE है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं, ये सारे क्या करते हैं, वेसल को अक्लूड कराने वाली ये डिजीज है, ये वाली वेसल को अक्लूड कराती हैं SLE और ये सारी।
स्टेरॉइड और ये भी हैं जो ये ओस्टियोपोरोसिस करवाते हैं, बोन का लॉस करवाते हैं, अल्कोहल और स्टेरॉइड जो है। रीनल ट्रांसप्लांट इम्यूनोसप्रेशन से ये भी उसी तरह के इन्फेक्शन और लेटर ऑन ये सारी चीज़ें करवाते हैं। तो आपको ये जो क्रेसेंट साइन मिल रहा है, ये बोन लॉस होती चली जा रही है। एक्सरे पे, सीटी पे, हमारे हर जगह पे आपको क्रेसेंट साइन मिल सकता है। इसके लेक्चर में मैंने रिकॉर्ड करा रखा है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की ये हैं कि ग्राउंड में पेन होगी और वेट बेरिंग जॉइंट पे, लेकिन आपको पेन ऑन हिप एब्डक्शन और इंटरनल रोटेशन पे पेन महसूस होगी, क्योंकि उस वक्त जो है जो हेड ऑफ फीमर है वो स्टेबुलम के अंदर आके लगता है। एरिथेमा, स्वेलिंग और पॉइंट टेंडरनेस नहीं होगी इसके अंदर। लेबोरेटरी फाइंडिंग नॉर्मल वाइब्रेशन अल्ट्रासाउंड ईएसआर सीआरपी नॉर्मल रहेगा और क्रेसेंट साइन आपको मिलेगा। एमआरआई मोस्ट सेंसिटिव मॉडलिटी, उसके अंदर आपको सीधा ही उसका नजर आ जाएगा। हाँ जी, मेरेल्जिया प्रेस्थेटिका। मेरेल्जिया प्रेस्थेटिका ये है कि ओबेज लोगों में, बहुत मोटे लोगों में, या फिर कहीं आपने सर्जरी की है इंग्वाइनल हर्निया की, या कुछ आपने ऐसी कोई चीज़ की है, तो आप क्या करते हैं कि इंग्वाइनल नर्व, ये जो फेमरल नर्व है, इसको आप इंग्वाइनल कैनाल के नीचे ट्रैप कर देते हैं, यहाँ पे काट देते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे पैरेस्थीसिया, पेन लॉस और स्ट्रेंथ नॉर्मल होती है इसकी, क्योंकि दूसरी जो नर्व है जो मस्कुलर ब्रांचेस दे रही है वो अलग से आ रही है। ये जो इसकी नर्व है, इसको लिटिल फेमरल क्यूटेनियस नर्व जो है वो इसके नीचे ये ब्लॉक होती है। क्यूटेनियस नर्व है, इसके अंदर सेंसरी लॉस या प्रेस्थीसिया वगैरह ही आता है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ये है कि वेट लॉस करवाएं और टाइट क्लॉथिंग को अवॉइड करें। अगर सिम्टम फिर भी परसिस्ट करते हैं तो न्यूरोपैथिक पेन के लिए गैबलिन दे सकते हैं या फिर लोकल नर्व ब्लॉक लगा सकते हैं। ठीक है जी। सब्सिट्यूशन लिटिल थाई, नो मोटर डेफिसिट, अवॉइड टाइट वार्म टाइट क्लॉथिंग और वेट लॉस और एंटीकल डेवलपमेंट नर्व ब्लॉक लगा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ गया हमारे पास अमाइलोइडोसिस जो है, उसके सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस के कॉजेस क्या होते हैं? इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस अगर हो, क्रोनिक इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो, मैलिग्नेंसी, वेस्कुलाइटिस, इन सारी डिजीजेस में सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस होता है। और करता क्या है? एसिम्प्टोमेटिक प्रोटीन यूरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर, ये सारी चीजें इसके रिलेटेड है, इसको आप पढ़ लेंगे। अच्छा, न्यूरोजेनिक और वेस्कुलर क्लॉडिकेशन होती है। जब अगर पेशेंट जो है वो कुछ 6 ब्लॉक 4 ब्लॉक चलता है, उसके बाद उसको क्लॉडिकेशन फील होना शुरू हो जाती है, तो उसके काफ में टेंडरनेस, काफ में पेन होना और तकलीफ होना शुरू हो जाती है, उसको बैठना पड़ता है, रेस्ट करके फिर वो दोबारा बेहतर हो जाता है। जो वेस्कुलर क्लॉडिकेशन है। लेकिन जो सूडो क्लॉडिकेशन वो दूसरी है, न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन। इसको आप पोस्चर डिपेंडेंट है, अगर वो ऐसे एक्सटेंड होकर चलता है, यानी कि पहाड़ को नीचे उतर रहा है, वैसे एक्सटेंड करता है, तो उसको लंबर एक्सटेंशन पे पेन वर्सन होती है डाउन एंड वॉकिंग के, उस वक्त आपको जो है ये जो है न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन, ये पोस्चर डिपेंडेंट है, ये वर्क डिपेंडेंट नहीं है। ये वाली जो है ये वर्क डिपेंडेंट है। इसके अंदर ये भी होता है कि अगर आप उसको कहें कि 8-10 बैठ के निकाले, इस तरह के सिटअप्स करें, तो उसको फिर भी वेस्कुलर क्लॉडिकेशन विजिट हो जाएगी। तो करना इसके अंदर आपने करना होता है सिटी एंजियोग्राफी करवा लें, डॉक्टर करवा लें, उस डॉक्टर के नतीजे में फिर आप देखें कौन सी वेसल कितनी ब्लॉक है, उसके हिसाब से वेस्कुलर सर्जन से आप कंसल्ट करवा के डिक्रीज पल्सेस आएंगी और एंकल ब्रेकल इंडेक्स कम आएगा और डिक्रीज हेयर ग्रोथ, पैलर लेग एलिवेशन के ऊपर पैलर हो जाएंगे एकदम से, ये सारे साइन इसमें आएंगे। उसमें पल्सेस नॉर्मल है, फिर नॉर्मल एग्जामिनेशन है। एमआरआई स्पाइन करवाएंगे तो आपको कंप्रेशन स्पाइनल ट्रैपमेंट या कुछ ना ऐसी वैसी चीज मिल जाएगी। अगर लिम्फोप्रेटिव या हेमेटोलॉजिकल मल्टीपल मेलोमा टाइप की डिजीज होती है, तो वो जो है वो ऐसा क्रायोग्लोबिनेमिया करवाते हैं। ये क्रायोग्लोबिनेमिया पर्पल लीनियन हो जाती है वेस्कुलाइटिस, ये एक वेस्कुलाइटिस की ये जो है क्रायोग्लोबिनेमिक वेस्कुलाइटिस से होता है। लिम्फोप्रोलिफरेटिव या हेमेटोलॉजिकल, यानी कि उसको ब्लड का कैंसर है या कोई और लिम्फोमा, ल्यूकेमिया वगैरह कुछ चीज़ है या मल्टीपल मेलोमा है, तो उसकी वजह से ये होता है। हाइपर विस्कोसिटी होती है चूंकि, तो वेसल जो ब्लॉक होना शुरू होती है, उसके साथ निमोनिया होता है। स्किन के अंदर ये लिविडोस रेटिकुलरिस है नॉर्मल, बाकी सारी कॉम्प्लीमेंट लेवल इसमें नॉर्मल होते हैं। हेपेटाइटिस सी और एचआईवी वगैरह ये एसएलई के साथ जो एसोसिएटेड है वो मिक्स्ड टाइप 2 या टाइप 3 है। ये क्रायोग्लोबिनेमिया में टाइप 1 या प्राइमरी है जो इसके अंदर होता है। इसके अंदर आर्थरालजिया, रीनल में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हेपेटाइटिस पुल्मोनरी डिस्निया और पैल्पेबल पर्परा मिलेगा और ल्यूकोक्लास्टिक वेस्कुलाइटिस होगा। इसमें कंप्लीमेंट 4 जो है वो यूज ज्यादा हो जाता है, उसके लेवल लो हो जाता है। कैल्सिनोसिस क्यूटस जो है मैंने आपको बताया था, ये क्रेस्ट सिंड्रोम का एक पार्ट है। इसमें कैल्शियम और फास्फेट जो है वो स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाती है और ये कैल्सिफाइड ये सारा एरिया है जो आपको दो नजर आ रहे हैं। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस जो है इसको फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। अबडक्शन अच्छा, ये सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस है शोल्डर जॉइंट के। रोटेटर कफ इंपीचमेंट अगर हो जाए तो उसमें आपको जो है ना अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन के ऊपर, अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन के ऊपर आपको पेन महसूस होगी, क्योंकि आपने सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और इंफ्रा स्कैपुलर जो मसल है इसको आपने यूज करना है। ये 4 मसल हैं जो रोटेटर कफ बनाते हैं,
वो अगर इम्पिंज उसके अगर इम्पिंजमेंट है या टेंडनोपैथी है तो फिर आपको इन सारी जगहों के ऊपर सब एक्रोमियल एरिया के ऊपर टेंडरनेस महसूस होगी क्योंकि उसके नीचे ही वो इम्पिंज होता है। रोटेटर कफ का अगर टियर है तो रोटेटर कफ की टेंडनोपैथी की तरह की पेन है, लेकिन उसके साथ टियर की वजह से वीकनेस भी होगी और एज इनमें थोड़ी ज़्यादा होना जरूरी है क्योंकि ओल्ड एज में ये ज़्यादा प्रेजेंट करता है। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस ये है कि पैसिव एंड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, इसमें पैसिव रेंज ऑफ मोशन सारी नॉर्मल होती है दोनों में, एक्टिव रेंज पे पेन होती है या इम्पीचमेंट होती है या मोटर लॉस होता है। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस में पैसिव और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन दोनों ही खराब होती हैं और स्टिफ फुट जॉइंट होता है। बाइसेप्स टेंडोपैथी और रप्चर, एंटीरियर शोल्डर पेन विद लिफ्टिंग कैरिंग और ओवरहेड रीचिंग। बाइसेप्स टेंडोपैथी, बाइसेप्स क्या है, बाइसेप्स यहाँ से इसका टेंडन जो है वो ग्लेनोहेमरल जो जॉइंट है उसके अंदर से गुजर के ऊपर जाके सुप्राग्लेनाइड ट्यूबरकल के ऊपर जाके लगता है, तो उसके अंदर एंटीरियर शोल्डर के अंदर जहाँ पे पेन होगी क्योंकि ये इसका जॉइंट यहाँ से आएगा, इसका टेंडन यहाँ से गुजरना है। और लिफ्टिंग एंड कैरिंग ओवरहेड रीचिंग, यहाँ से ये जो एक्शन है इसको करने से आपने जो कि ये वाला करना होता है, इसको लूज करना होता है, तो ओवरहेड रीचिंग से कंघा करने से या कुछ ओवरहेड लेके जाने से आपको पेन होती है बाइसेप टेंडोपैथी रप्चर से। ग्लेनोहेमरल ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत रेयर होता है क्योंकि ये जॉइंट ऐसा है कि इसकी जो ग्लेनोहेमरल कैविटी है बिल्कुल सीधी है, तो उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस होना सिवाय ट्रॉमा के, बहुत हैवी ट्रॉमा हो के उसका जो एंगल लॉस कुछ होते हैं, तो फिर इसके अलावा कोई उसका स्कोप नहीं है। सब सुप्रास्कैपुलर नर्व इंजरी, अगर आप बैक पैक्स बहुत ज़्यादा टाइट पहन के रखते हैं तो ये सुप्रास्कैपुलर नॉच के ऊपर ये जो लिगामेंट लगा हुआ है इसके दरमियान सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है और उसकी फिर पैरेस्थीसिया, वीकनेस और शोल्डर। अच्छा, इसके अंदर जो सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है, सुप्रास्कैपुलर एरिया का जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है उसको ये सब होती है ना, तो वो फिर जो ओवरहेड अबडक्शन और हर दफा 15 डिग्री एंगल का 15 डिग्री एंगल जब हम ओवरहेड इसको ह्यूमरस को लेके जा रहे होते हैं यहाँ तक तो ठीक जाता है, उसके बाद क्या होता है जब हम यहाँ से 15 डिग्री ऊपर लेके जाते हैं तो सेरेटस एंटीरियर और सुप्रास्पाइनेटस ये दोनों मिलके पहले स्कैपुला को 15 डिग्री रोटेट करते हैं तो ग्लेनोहेमरल जो ये कैविटी है उसके अंदर 15 डिग्री और रोटेशन करने का रूम क्रिएट हो जाता है, और फिर जो है यहाँ तक हम जाते हैं ना तो ये जो ह्यूमरस का हेड है वो बिल्कुल आखिर तक पहुंच गया ग्लेनोहेमरल कैविटी के ऊपर, लेकिन अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए पहले हम स्कैपुला को रोटेट कराएंगे, 15 डिग्री का जगह बनाएंगे, फिर उसको ऊपर लेके जाएंगे, फिर 15 डिग्री का दोबारा बनाएंगे, ये देखिए साहब, तो 15 पूरा 90 करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर काम कौन आता है, काम ये आता है सुप्रास्पाइनेटस मसल आता है और स्कैपुलर नर्व आती है। तो सुप्रास्पाइनेटस जो मसल है उसका लॉस होने से ओवरहेड रीचिंग या ओवरहेड अबडक्शन जो है वो मुश्किल हो जाती है, ठीक है। पैसिव रेंज ऑफ मोशन प्रिजर्व होती है, लेकिन एक्टिव रेंज में जो क्रॉस में अबडक्शन होती है स्कैपुला में रिड्यूस पेन क्रॉस बॉडी एडक्शन ऑफ ह्यूमरस। अच्छा, अगर आप उसको पेशेंट को ऐसे करवा लें तो फिर क्या होता है कि स्कैपुला जो है वो बाहर थोड़ी सी निकल आती है और इस पे जगह बनती है तो पेन रिलीव हो जाती है, ये उसका टेस्ट है। इस टेस्ट से आपको पता चलता है कि सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है वो इसके एंसर्ड और एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करवाना है और बैक पैक्स दोबारा बिल्कुल नहीं यूज करवाना है। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये है कि एक्रोमियोक्लेविकुलर स्प्रेन होती है, वो यहाँ पे ये टेंडरनेस महसूस होती है और ये भी जो है वो क्रॉस बॉडी एडक्शन से बढ़ जाती है, वो क्रॉस बॉडी एडक्शन से कम हो जाती है, ये बढ़ जाती है। ये ऐसी तरह है जैसे स्क्रूटल एलिवेशन से जो है वो टॉर्जन की पेन कम हो जाती है और जो एपिडेर्माइटिस है वो दूसरा उसका अपोजिट होता है, दोनों का एक दूसरे के साथ वो बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, ये देखें, ओके शाबाश, ये सारा मसला हो गया हल। अच्छा, फ्रैक्चर, इसको ऑस्टियोपोरोटिक स्क्रीनिंग, इसके अंदर जो है ना एज, सेक्स, वेट, हाइट, प्रीवियस फ्रैक्चर हिस्ट्री, स्मोकिंग स्टेटस, ग्लूकोकार्टिकॉइड यूज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कैंडी काज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, इसको याद रखने के लिए एज, सेक्स, वेट, हाइट तो आपको पता है डेमोग्राफिक है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर। बाकी आप देखें स्मोकिंग, अल्कोहल और स्टेरॉइड तीनों को एक कैटेगरी में डालें, और इन्फ्लेमेटरी डिजीज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस और सेकेंडरी कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस कौन से होते हैं, हाइपोगोनाइडिज्म होता है, हाइपोथायराइड होता है और हाइपरकार्टिसोलिज्म होता है, हाइपोपैराथायराइडिज्म होता है और हाइपरथायराइड में भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये सारे सेकेंडरी कॉजेज वो भी इसमें आते हैं। तो अल्कोहल यूजर बोन मिलर डेंसिटी का जो फेमरल नेक पे पुरानी है वो फ्रैक्स असेसमेंट टूल के जरिए से, ये आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं, मौजूद है आपस रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बोन फ्रैक्चर का कितना है स्क्रीनिंग है वो आप उसमें डालें। अच्छा, बोन मिनरल डेंसिटी अगर अब्जॉर्प्शोमेट्री पे, डेक्सा स्कैन पे
2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन ऑफ यंग एडल्ट बोन डेंसिटी। अगर ये टी स्कोर माइनस लोअर वाला -2.5 से कम आता है तो ऑस्टियोपोरोसिस है, और -1 से लेकर 2.4 तक है तो ये ऑस्टियोपीनिया है। सर मैं बता चुका हूँ। अच्छा जी, ऑस्टियोपोरोसिस मेडिकेशन का सबसे पहले बिस्फोसफोनेट फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है। इसको लेना होता है एम्प्टी स्टमक में, और इसके 1 आवर बिफोर फूड, और उसके साथ कोई और दवाई नहीं खानी आपने, सिर्फ यही खानी है तो अच्छी तरह ये अब्जॉर्ब हो जाएगी। एम्प्टी स्टमक लेनी होती है, और रीनल इम्पेयरमेंट में इसको नहीं देते, और इसके साथ एटिपिकल फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ओरल एंड पैरेंटल ऑप्शन दोनों इसके अवेलेबल होती हैं। रेनोसोमेब जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जो बायोलॉजिकल एजेंट है, वो भी बिस्फोसफोनेट की तरह काम करता है, लेकिन उसके साथ इन्फेक्शन और सिंगलिंग रिएक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें हाइपोकैल्सीमिया बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि रेनोसोमेब का काम होता है बोन के अंदर कैल्शियम जाकर ज़बरदस्ती डिपॉजिट करवाना। तो हाइपोकैल्सीमिया के आपको रेनोसोमेब में मॉनिटर करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे वारफरिन के अंदर आपको आईएनआर मॉनिटर करना पड़ता है। एनाबॉलिक एजेंट्स जो हैं, एनाबॉलिक एजेंट्स यूजफुल इन ऑस्टियोपोरोसिस, मॉनिटर कैल्शियम, यूरिक एसिड एंड रीनल। ये पैराटाइट जो है ये एनाबॉलिक एजेंट्स है, ये बेसिकली एक स्टेरॉइड टाइप की चीज़ है, तो ये जो है ये भी उसको जो है बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसके साथ आपको कैल्शियम, यूरिक एसिड और रीनल फंक्शन, क्योंकि ये स्टेरॉइड टाइप की है तो ये इसको खराब करता है। अच्छा, कैल्सिटोनिन का काम भी है बोन के अंदर डिपॉजिट करवाना, लेकिन ये नेजल आप पफ के साथ इसको इस रूप से दे सकते हैं, और मॉडरेट रिडक्शन इन फ्रैक्चर करती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं उसकी तरह। और सर्म्स जो है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर में होता है, इसमें रिलॉक्सिफिन जो है वो सिर्फ बोन के ऊपर, बोन को बढ़ाने के ऊपर ज़्यादा उसके हैं, क्योंकि टमॉक्सिफिन जो पहले वाली थी उसके अंदर जो फिर वो ब्रेस्ट और ओवेरी का कैंसर जो है वो ज़्यादा, क्योंकि उसका रिसेप्टर तो फिर उसके ऊपर भी एस्ट्रोजन रिसेप्टर तो उसके ऊपर भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर है रिलॉक्सिफिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बोन के वालों को स्टिमुलेट करता है, लेकिन इसमें फिर भी जो है वो ड्यूटी का रिस्क रेज रहता है। एरिथ्रोमेनोडोजम जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में भी, एरिथ्रोमेनोडोजम तो मैंने आपको बताया होगा था, लेकिन ये इसकी पिक्चर है, ये सार्काइड में, टीबी में, फंगल इन्फेक्शन में, तीनों ही एक जो है वो मैक्रोफेज को बढ़ाने वाली डिजीज है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में भी वो जो है कम्प्लेक्स बनते हैं आईजी के, और इम्यून कम्प्लेक्स बनते हैं, वो डिपॉजिट होते चले जाके इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, क्रोन में और बैचेट डिजीज में भी ये होते हैं। इसके लिए लैब टेस्ट सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, इसमें आप जो है वो इन चीज़ों को रूल आउट करना चाहते हैं, और फिर साथ में टीबी को चेस्ट एक्सरे करा कर फंगल हिस्टोप्लाज्मा इन्फेक्शन को रूल आउट करना चाहते हैं, टीबी स्किन टेस्ट करवा के एंटीस्टेप्टोलाइजन और टाइटस या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को रूल आउट करना चाहते हैं। ये देख लीजिए, ये आपके पास है एरिथ्रोमेनोडोजम, और ये इन सारी डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है। विपल डिजीज बेसिकली ट्रोफिरिना विपिलाई इसका पॉजिटिव एजेंट है, और इसमें मेल एब्जॉर्प्टिव डायरिया होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये माइग्रेटरी नॉन डिफॉर्मिक आर्थराइटिस भी काज करता है, उसके साथ लिम्फोडेनोपैथी, लो ग्रेड फीवर और प्रोटीन लूज नेक्रोपैथी। बाकी सारी पिक्चर को आप देखते हुए अगर आपको जॉइंट का कोई साइन मिलता है तो उसके अंदर आप इसको फिट कर लें, ठीक है। सेकेंडरी कॉजेज ऑफ बोन लॉस क्या क्या होते हैं? मेल एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी किसी ने नहीं खाया और जो यूरिन कैल्शियम जो है वो कम आ रहा है, इसका मतलब है कि यूरिन कैल्शियम की एक्सक्रीशन कम हो रही है, तो विटामिन डी वैसे ही कम है और सीरम कैल्शियम भी कम है, तो यूरिन कैल्शियम भी उसके हिसाब से फिर कम होगा, तो ये मेल एब्जॉर्प्शन है जो वेट लॉस और डायरिया और इस सारी चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है। हाइपरथायराइड के अंदर भी जो है सारे आपको पता है कि साइंस, उसके साथ ऑस्टियोपोरोसिस भी इन्वॉल्व होता है हाइपरथायराइड के अंदर। हाइपरकॉर्टिसोलिज्म, कॉर्टिसोल क्या करता है, सेंट्रल ओबेसिटी और कोशिकाएं डायबिटीज करवाता है, और कॉर्टिसोल स्टेरॉइड की तरह बिहेव करता है और ये ऑस्टियोपोरोसिस उसके साथ कराता है। तो पैराथायराइड में आपको पहले बता चुका हूँ। पीटीएच जो है वो स्किन सीरम का कैल्शियम तो बढ़ाता है, लेकिन बोन से कैल्शियम को उठा के बाहर लाता है, तो बोन लॉस होने शुरू हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें मैं बता चुका हूँ कैसे कौन सा मैकेनिज्म है। एक तो स्टेरॉइड हम यूज करते हैं, दूसरा जो है डिसयूज होता है, तो उससे जो है ये सीआरपी भी रेज होता है, इन्फ्लेमेशन भी होती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। हाइपरगोनाडिज्म में क्योंकि बोन के अंदर जो है वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं, तो फीमेल के अंदर भी अगर एमेनोरिया और वेट लॉस और एनोरेक्सिया हो तो उसके साथ जो है कि हाइपोगोनाडिज्म के साथ ये एसोसिएटेड साइंस हैं, और उसका मतलब ये है कि बोन लॉस होना शुरू हो जाता है। लिबिडो, मेल के अंदर लिबिडो डिक्रीज और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लॉस ऑफ बॉडी हेयर होता है, तो उसके साथ भी ये कम होता है। मल्टीपल मेलोमा में एनीमिया, हाइपरकैल्सीमिया और क्रेटिनिन रेज होती है, तो मल्टीपल मेलोमा में भी जो है वो ऑस्टियोलिटिक लीजन्स आते हैं, तो उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है। ये जी हमारा एक बहुत ही एलाबोरेटिव, और इसमें मल्टीपल टाइम्स हमने एक टॉपिक को बार बार रिवाइज भी किया, पूरा याद करवाया आपके लिए। बहुत अच्छा एक अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है लेके आए हैं सेशन पूरा का पूरा,
रिमोटोलॉजी पूरी हमने स्टेप टू सीखे की, फाइनल ईयर की, फोर्थ ईयर की, थर्ड ईयर की, इंटीग्रेटिव मॉड्यूलर, हर तरह की रिमोटोलॉजी हमने आपको पूरी की पूरी डिटेल में सारी पढ़ा दी है।